अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है एंड आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या, किस प्रिंसिपल पे बेस करती है और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके जो बेसिक्स थे उसको प्रिसाइसली हमने देखा था। अब उसी टॉपिक को मजीद आगे लेके चलते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन। अगर आप लिटरेचर उठा के देखिए तो उसमें आपको बेसिकली तीन डायमेंशंस मिलेंगी ग्लोबलाइजेशन के हवाले से जिसकी वो बात करते हैं। एक तो उसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, उससे पहले चले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है एक्चुअली। Actually, economic globalization refers to the interconnectedness of economies through trade and exchange of resources. इसमें exchange of resources होते हैं और आप ट्रेड करते हैं जब दूसरी स्टेट्स के साथ, उसकी वजह से जो आपकी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है स्टेट्स के दरमियान में इकोनॉमी को लेके, इकोनॉमिक फैक्टर को लेके, तो उसे हम कह देते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से कि तीन फैक्टर्स जो इसमें बहुत ज्यादा समझने के हैं, उसमें एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट समझा जाता है उसमें वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है। और सेकेंडली दूसरा जो पॉइंट है वो ट्रेड लिबरलाइजेशन, और थर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है जो इसमें बात की जाती है जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के तीनों फैक्टर्स को डिस्कस किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा एक ढांचा है, पूरा एक सिस्टम है, वो इकोनॉमी पे बेस करता है। अगर इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो इससे पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि स्टेट और इकोनॉमी जो होती है, ये पॉलिटिक्स और स्टेट, सॉरी इकोनॉमी जो स्टेट होती है और जो मार्केट होती है वो पैरेलल चलती है। स्टेट के बगैर मार्केट ग्रो नहीं कर सकती और मार्केट के बगैर स्टेट नहीं चल सकती है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी होती है। तो इसलिए जो बेसिक फैक्टर इकोनॉमी के इसमें देखेंगे कि जब इकोनॉमी अगर कोलैप्स करती है किसी स्टेट में तो फिर पूरा सिस्टम उससे कोलैप्स कर जाता है। और इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी आप ले सकते हैं कि अगर किसी एक स्टेट जो दूसरी स्टेट के साथ किसी एग्रीमेंट में है, किसी एक अकॉर्ड में है इकोनॉमी को लेके, तो एक स्टेट में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसका असर फिर उससे दूसरी स्टेट पे भी होगा जो उसके साथ किसी अकॉर्ड में है, किसी एक एग्रीमेंट में है, क्योंकि उनके दरमियान एक इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमी को लेके। तो हम इस तरह से उसको बात कर सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर इसमें आता है जिसके हवाले से हम बात करेंगे वो है ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करेंगे हम कि ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या है। इसमें ये है कि जब आप किसी एग्रीमेंट में जाते हैं किसी दूसरी स्टेट के साथ इकोनॉमी के हवाले से, किसी अकॉर्ड में जाते हैं, तो आपके दरमियान एक इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है, एक इंटरकनेक्टेडनेस आ जाती है, आप दूसरी स्टेट को फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड के हवाले से, उसके बदले में आपको फैसिलिटेट करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक अकॉर्ड में, एक एग्रीमेंट में आप उसके साथ, तो आप उसको कुछ कमोडिटीज पे आप उसको कस्टम ड्यूटी में कमी कर देते हैं उनको, या और को फैसिलिटेट करते हैं उनको, उसके बदले में वो आप का जो कमोडिटी आप उनसे लेते हैं तो उसमें आपके लिए कमी करते हैं कस्टम ड्यूटीज में, और किसी तरह से फैसिलिटेट कर देते हैं आपको। तो ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करने का अमल है, चीजों को लिबरलाइज करने का अमल है, इसे हम कहते हैं कि ट्रेड लिबरलाइजेशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए या इंटरडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए स्टेट का। तीसरा फैक्टर जो आता है इसमें उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन का एक फैक्टर जो होता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी में जब ट्रेड की जाती है तो उसमें कुछ एसओपीज का ख्याल रखा जाता है कि जो तय करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में पूरे इंटरनेशनल इकोनॉमी को एक क्राइटेरिया के तहत लेके चलती है कि आपको उनके एसओपीज को फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रेड हो रही है कंटेनर्स के रूप में हो तो इसमें कंटेनर्स होते हैं, एयर कंटेनर होता है, सी कंटेनर्स होते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगी, ये जो चीजें आप अक्सर आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है एसओपीज बाय, कुछ चीजें जो आप खरीदते हैं उस पर लिखा होता है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर्स के तहत ये चीजें जो बनाई गई हैं उसमें स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है,
ये 3 चीज़ें, जो 3 फैक्टर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं। अब इसी को हम लेके चलते हैं कि इंटरनेशनल जब सॉरी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की हम लोग बात करते हैं, इसके अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, अगर हम इनके फायदों की बात करें कि क्या फायदे हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ लेबर होती है, फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे बहुत से लोग हैं जो दूसरे ममालिक में जाके काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस में अपने ममालिक में वापस भेजते हैं, जिससे उनकी जो ममालिक जहाँ से वो गए होते हैं वापस अपने ममालिक में भेजते हैं, जहाँ उनकी इकोनॉमी जो ग्रो करती है। और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं दुनिया में जो हैवीली डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस पे, जिस तरह पाकिस्तान भी एक में कह सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो उसके अलावा उनके अपने ममालिक में ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बढ़ती हैं। जब वहाँ पे ग्रोथ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है, फिर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है, सर्विसेज बढ़ती है स्टेट में, तो उसके साथ साथ आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपकी स्टेट में, वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ जाती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 1981 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की जो रेशो थी वो 42% थी। लेकिन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से 2018 में वो जो रेशो थी वो 8.6 तक आ गई। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो पॉवर्टी, ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का लेवल था तो वो काफी कम हुआ। तो बहुत से ममालिक में जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुई, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगी आपकी स्टेट में, जब अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बढ़ेंगी वहाँ पे, जब वहाँ पे सर्विसेज इनिशिएट होंगी, जब वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, तो वहाँ पे आपके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ के लोगों के वो भी बढ़ेंगे, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं लोगों के वो भी बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी वहाँ पे स्टेट में, तो उससे एक जो पर कैपिटा इनकम वो भी आपकी बढ़ेगी। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें कि इसका और क्या फायदा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया में चेंज आएगी, तो जो स्टेट्स की इनकम है वो बहुत ज्यादा उसमें बेहतरी देखने में आएगी। बहुत सारी स्टेट्स जो इकोनॉमिकली अफ्रीका में ले लें, एशियन कंट्रीज को ले लें, उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ आई है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो इस वक्त इंडिया जो है वो बरतानिया को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इसके अलावा बहुत से दूसरे ममालिक की इकोनॉमी ने ग्रो किया है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अनस्किल्ड जो वर्कर है दुनिया में, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स के हवाले से, एडम स्मिथ का नाम इसमें इम्पोर्टेंटली ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी कहते हैं, वो एक बात कहते हैं कि दुनिया में दो किस्म के डिफरेंशिएट करते हैं, दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक तो प्रोडक्टिव लेबर और दूसरी अनप्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर वो है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं, चीजों को बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो कहते हैं कि प्रोडक्टिव लेबर है। और अनप्रोडक्टिव लेबर वो है कि जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, उस सर्विसेज के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो सर्विसेज की जाती है, जैसे चीजें बनाने वाला कुछ होता है लेकिन उसको सेल करने वाला कुछ होता है। तो जो बना रहा है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आएगा, प्रोडक्टिव लेबर, और जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव लेबर में आएगा। और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कि जो रेवेन्यू जनरेट करती है वो आपकी प्रोडक्टिव लेबर करती है, ना कि अनप्रोडक्टिव लेबर। लेकिन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के इस दौर में जो अनप्रोडक्टिव लेबर आप कह लें वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिव लेबर। कि दुनिया में जो इस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सर्विसेज से हो रहा है। अब वो सर्विसेज क्या हो सकती हैं? वो डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती है, वो लॉयर की सर्विसेज हो सकती है, वो फ्रीलांसिंग हो सकती है, या जो भी सर्विसेज दुनिया में दी जा रही है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू अब
अनप्रोडक्टिव लेबर से जनरेट हो रहा है दुनिया में इस दौर में, इस मॉडर्नाइज एरा में हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जहाँ बहुत से फायदे हमने देखे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के, अब वहाँ पे इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। अब उसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से शिफ्ट करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ पे, क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से हमने बात की थी। जब एक सर्टेन लेवल तक आपका पोल्यूशन लेवल आ जाता है किसी कंट्री में, तो उसके बाद मजीद इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मजीद आप जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने स्टेट में नहीं लगा सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट पोल्यूशन के हवाले से जो अकॉर्ड्स हैं या जो एग्रीमेंट्स उनके मुताबिक, तो फिर जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर देती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शिफ्ट करने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में उनकी मार्केट में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गैप आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। तो उसका क्या जाता है कि ये भी एक नुकसान है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। फिर इसकी वजह से, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उसके अलावा डिफोरेस्टेशन हो रही है, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, उसके अलावा और बहुत सारे इसमें नुकसान आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि लाहौर के इर्द गिर्द तकरीबन पिछले 5 साल में, ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है, कि 5 लाख टन गंदम पैदा की जाती थी उसके इर्द गिर्द जो इलाके पे इरिगेशन लैंड, लेकिन उसको खत्म करके हाउसिंग सोसाइटीज वहां पर बना दी गई। तो एक फूड इनसिक्योरिटी का जो फैक्टर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। फूड इनसिक्योरिटी भी जो है वो बढ़ रही है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जहाँ फायदे हैं तो उसके साथ साथ ऐसे कुछ उसमें नुकसान, उसके साथ साथ वर्कर है इंडस्ट्रीज में काम करने वाले या दूसरे सेक्टर्स में काम करने या दूसरे सेक्टर्स में काम करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रही है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं वहाँ पे उनके लिए रखे जा रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, इंश्योरेंस नहीं दी जा रही है, और कम वेजेस में उनसे ज्यादा वर्किंग आवर्स में वो कम वेजेस में ज्यादा वर्किंग आवर्स उनसे लिए जा रहे हैं, उनसे काम करवाया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो ये एक उसका नुकसान हम कह सकते हैं हमें। जो एक और नुकसान आ रहा है कि इसमें गरीब और अमीर में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, अमीर ज्यादा से ज्यादा अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो मजीद गरीब होता जा रहा है। इसकी एक वजह ये भी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी आप कह सकते हैं हो रहा है, जिसकी वजह से जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब होते हैं जो और जो अमीर है ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। एक राइटर एंड स्कॉलर है अमेरिका से, नॉम चॉम्स्की, उन्होंने कहा था कि दुनिया में गुर्बत नाम की कोई चीज नहीं, रिसोर्सेज हर स्टेट के पास होते हैं, जहां पे रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो स्टेट ठीक है, और जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है जिन स्टेट्स में वहां के हालात खराब होते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये गुर्बत नाम की कोई चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के हवाले से कि जहां मेरिट पे चीजें हो रही हैं वो प्रॉपरली उनकी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, और जहाँ पे मेरिट पे नहीं हो रहे रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो ग्रो नहीं करती इकोनॉमी उन स्टेट की। यहाँ में आप कह सकते हैं कि हम उर्फ यहाँ में गरीब ममालिक कह सकते हैं। तो ये उसको इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं नॉन चॉम्स की। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 2017 में जितना भी पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेट हुआ था 82% उसमें से जो वो दुनिया के टॉप 1 के पास गया है, और जो बॉटम में थे उनके पास कुछ भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक कि जो दुनिया में अमीर है वो गरीब होते जा रहे हैं इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज की वजह से। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे और बहुत जो क्रिटिसिज्म आता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्रिटिसिज्म जो इस पे किया जाता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे, कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो वीक स्टेट्स में काम कर रही हैं, ये जो एमएनसीज दुनिया में काम कर रही हैं, उन्होंने वीक स्टेट्स के इकोनॉमीज को बहुत हद तक कैप्चर किया हुआ है। इवन उनके जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होता है उनमें बहुत ज़्यादा इनपुट होती है उन एमएनसीज की, इतनी पावरफुल हो चुकी हैं वो, उनके सिस्टम में इस कदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं कि अगर वो अपना ऑपरेशंस वहाँ से ख़त्म करती हैं तो उन वीक स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो टोटली कोलैप्स कर सकती है। आप देख सकते हैं कि किस हद तक वो
उनके सिस्टम में जा चुकी हैं एमएनसीज, इतनी गहराई में, इतनी डीपली पेनिट्रेट किया हुआ उन लोगों ने। फिर इसके अलावा और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है कि इंटरनेशनल जो हमारा इकोनॉमिक कल्चर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इस वक्त दुनिया में काम कर रहा है, उसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, वो किस तरह से उन्होंने छोटे ममालिक, गरीब ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको किस तरह से उनकी इकोनॉमीज को कैप्चर किया हुआ है अपने मुताबिक, अपनी शराइत पे वो उन्हें कर्जे देते हैं, एड देते हैं, लेकिन फिर उनके मुताबिक अपने मुताबिक उनकी पॉलिसीज़ बनवाई जाती हैं उन स्टेट्स की, कि पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी और कैसे वो काम करेंगी। तो उनके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट उनकी है, तो ये किस तरह से उनको कैप्चर किए हुए हैं, उनकी इकोनॉमीज़ को, उनके एक पूरे प्रोसेस को उन स्टेट्स के। इसके अलावा जो और एक क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है कि ये एक अनइवन प्रोसेस है, यानी कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक अनइवन प्रोसेस है। अब कुछ स्टेट्स अब दुनिया में बिजनेस कर रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो कुछ चीज़ें अगर इंपोर्ट करती हैं तो उसके बदले कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन भी उतनी नहीं है, तो वो नहीं करती हैं। तो वो सिर्फ कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेट्स बन के रह जाती हैं, उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो इस लेवल पे नहीं जा सकी हैं अभी तक। तो ये एक उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पे, इससे जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं किसी स्टेट्स की, या लोकल मार्केट होती है, वो बहुत हद तक डैमेज होती है। जब आप हर चीज़ जो वहाँ आप इम्पोर्ट करेंगे, कि जब हर चीज़ आप जब बहुत सी चीज़ें आप इंपोर्ट करेंगे, तो जो आपकी लोकल कमोडिटीज़ होंगी, जो आपकी लोकल प्रोडक्ट्स होंगी, उनका यूज़, उनकी कंजप्शन जो वो कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन उसके साथ कम हो जाएगी। तो आपकी जो लोकल मार्केट्स होती हैं वो इससे बहुत हद तक डैमेज होती हैं, आपके लोकल बिजनेसेस जो हैं वो डैमेज होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है आपकी स्टेट में। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस पे किया जाता है। इसके साथ हम अगर ग्लोबलाइजेशन के इसके साथ अब अगर हम ग्लोबलाइजेशन का जो सोशल एस्पेक्ट है उसकी बात करें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ें किस तरह चीज़ें किस तरह सोशल इंटरेक्शन से एक जगह से दुनिया में दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, फ्लो करती हैं पूरी दुनिया में चीज़ें। इसकी एग्जांपल एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब बहुत साल पहले जब अफ्रीका से गुलाम बना के लोगों को, सियाफाम लोगों को अमेरिका में लाया जाता था यहाँ पे गुलामी के लिए, तो उनके साथ बहुत सारी वबाएं, बहुत सारी बीमारियां भी उनके साथ अफ्रीका से अमेरिकन रीजन में आई। आप उसकी बात कर सकते हैं कि एक खास किस्म का एक जो मच्छर है जिसे डेंगी होता है, एडिस इजिप्टिस जिसे कहते हैं, वो अफ्रीका से यहाँ पे आया और फिर फैलते फैलते वो पूरी दुनिया में ये फैला, डेंगी जो है। तो ये एक आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की अगर आप लोग बात करेंगे, चाइना वुहान से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपने एक लिपेट में ले लेता है। एक सोशल इंटरेक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो फ्लो करता है पूरी दुनिया में, ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा फिर एक और इम्पोर्टेंट है जो एक बहुत डिज़ास्टर हुआ था स्पेनिश फ्लू से। एक और बहुत डिज़ास्टर हुआ था स्पेनिश फ्लू से। वो एक जगह से फैला और पूरी दुनिया में बहुत से इलाकों में फैलता गया और उससे बहुत तबाही हुई थी। तो ये आप कह सकते हैं कि एक सोशल एस्पेक्ट है आपके ग्लोबलाइजेशन का। अगर हम अब बात करते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो सबसे पहले जो चीज़ जानने की है कि आप इसको, हम लोग देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ लेयर्स को देखते हैं हम, जो कल्चर है। सबसे पहले इंटरनेशनल कल्चर आता है। इंटरनेशनल कल्चर क्या है? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं वो उसमें आ जाती है, क्योंकि कल्चर्स, लोग इस हद तक दुनिया में इंटरनेशनली इंटरमिंगल हो गए हैं कि वो एक इंटरनेशनल कल्चर बन गया है। फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल कल्चर में उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगर पॉलिटिकल कल्चर में देखें तो डेमोक्रेसी जो एक पॉलिटिकल इंटरनेशनल कल्चर में वो शामिल हो जाता है। तो और बहुत सी चीज़ें जो इंटरनेशनल कल्चर में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद आपका नेशनल कल्चर आ जाता है। नेशनल कल्चर में क्या होता है? आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है, उसमें आपका नेशनल कल्चर होता है, आपका रिलीजन होता है, आपके बिलीव्स होते हैं। इस तरह जो चीज़ें होती हैं, एक फॉर्म आपकी नेशनल आइडेंटिटी बनती है, उसे हम कहते हैं कि वो आपका नेशनल कल्चर है। फिर इसको और नीचे आ जाए, जो थर्ड लेयर आप जिसे कह सकते हैं, वो आपका, उसको सब कैटेगराइज मजीद किया जाए तो वो आपका लोकल कल्चर होता है। जैसे हर प्रोविंस का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर है, पंजाब का कुछ और है, बलूचिस्तान का कुछ और है, इसी तरह हर स्टेट का जो सब कैटेगराइज उसको करते हैं, तो उनका फिर
लोकल कल्चर जो है वो डिफरेंट थोड़े थोड़े उसमें डिफरेंसेस आते जाते हैं, तो अब वो आपको उसको लोकल कल्चर कह सकते हैं आप उनका। वो आप कह सकते हैं कि ये उनका लोकल कल्चर है। ये 3 लेयर्स होती हैं आपके कल्चर की, इंटरनेशनल कल्चर, नेशनल कल्चर एंड देन फिर आपका जो लोकल कल्चर होता है आपका। उसके साथ अगर हम बात करें कि कल्चर की टाइप्स क्या होती हैं, 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक तो मटेरियल कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में क्या होता है, आपकी जो आर्किटेक्चर होता है वो, आपका जो फूड होता है, या आप कह सकते हैं जो आपकी टेंजिबल चीज़ें होती हैं उसमें, वो मटेरियल कल्चर में आपके आ जाती हैं। नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, उसमें आपका आपके बिलीव्स, आपके नॉर्म्स, आपके रिलीजन, ये चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं, जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं। तो 2 हिस्सों में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब हम बात करते हैं कि जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से चलती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो नेशनलिज्म होता है। अगर आप नेशनलिज्म की बात करेंगे, आप एज आप नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे पहली जो आपकी आइडेंटिटी आती है वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आप दुनिया में पहचाने जाते हैं। आपका जो पासपोर्ट होता है, आप उसकी वजह से दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल जो एक ग्लोबलाइजेशन में चीज़ आती है वो आपकी नेशनल आइडेंटिटी होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी एग्जांपल अगर आप इस तरह से देख सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन जब बनी, तो उसमें कुछ देर बरतानिया उसमें रहा, लेकिन फिर ब्रेग्जिट हुआ और वो बरतानिया जो है उसने विड्रॉ कर ली अपनी जो मेंबरशिप है यूरोपीय यूनियन से। उसमें और बहुत सारी वजूहत उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो उसमें शामिल थी वो उनके नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था। उस वजह से वो ब्रेग्जिट से अलहदा, उसकी वजह से वो यूरोपीय यूनियन से अलग हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका जो नेशनल आइडेंटिटी है वो ब्लर होती जा रही है, कि बहुत सी दूसरी नेशनल जो हैं वो बरतानिया में आ रहे हैं, तो उनका जो लोकल कल्चर है या उनकी जो लोकल आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होती जा रही है। और इकोनॉमी तो एक फैक्टर है ही उसमें। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को बेहतर समझा कि यूरोपीय यूनियन से विड्रॉ किया जाए और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को कायम रखने के लिए और अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ये कुछ वजूहत उसमें शामिल हो सकती हैं। इसकी और एक एग्जांपल देखें, जो कश्मीरीज़ की तरफ से क्लेम किया जाता है कि जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको कश्मीरी डोमिसाइल दे के कश्मीर में सेटल किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो वजह वहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है या उनके लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको आहिस्ता-आहिस्ता ब्लर किया जाए या आहिस्ता-आहिस्ता उसको ख़त्म किया जाए, उसकी वजह हो सकती है। उसके अलावा जो ग्लोबल कल्चरल ग्लोबलाइज़ेशन होती है वो और किस तरह से आती है, वो मीडिया के थ्रू आती है, वो लिटरेचर के थ्रू आती है। उसके अलावा और बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये फ्लो करती हैं चीज़ें। अब मीडिया के थ्रू आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो एक वाक़या हुआ है किसी दुनिया कि किसी कि कुछ एक वाक़या जो किसी दुनिया के एक हिस्से में हुआ है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में जाएगा। और कल फिर जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं इंटरनेशनली, मुख्तलिफ ममालिक से जो बुक्स होती हैं, जो लिटरेचर होता है वो पढ़ा जाता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, तो लिटरेचर के थ्रू भी आपका जो कल्चर है वो दूसरे ममालिक तक पहुँचता है। उसके अलावा फिर इमिग्रेशन करवा के जो लोग यहाँ से दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो वो अपनी एक जो कल्चर होता है वो भी अपने साथ वहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। जब आप एक पाकिस्तानी या एक इंडियन या एक ब्रिटिश कहीं और दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, तो वो अपने साथ अपने साथ अपना कल्चर भी लेके जाते हैं उस सोसाइटी के अंदर। तो ये भी एक कल्चरल जो एक नॉर्म्स होती हैं वो इस तरह भी फ्लो करती हैं दुनिया में, तो ये एक बड़ी वजह उसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट कल्चर है, वो हमने बरतानिया से लिया है। जो हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर है वो हमने अमेरिका से लिया है। इसी तरह ये मुख्तलिफ ये इंटरनेशनल कल्चर आप इसे कह सकते हैं। तो ये इस चीज़ें जो हैं कल्चरली कल्चरली वो इसी तरह फ्लो करती हैं पूरी दुनिया में, और आप यही कल्चरल ग्लोबलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा एक और आजकल जो बहुत इम्पोर्टेंट एक इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल दुनिया में सामने आ रहा है, जिसे काउच सर्फिंग कहते हैं। काउच सर्फिंग क्या होता है कि जिस तरह अगर आप कहीं दुनिया के दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो आपको आपको अपनी होटल बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे। फिर आपको फूड का इशूज़ हो सकता है वहाँ पे, तो उसका आप अरेंजमेंट्स पहले करते हैं। तो काउच सर्फिंग में क्या है कि सोशल मीडिया पे
मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी हुई हैं कि आप वहाँ पे जाके मुख्तलिफ लोगों की दुनिया में से प्रोफाइल्स बनी होती हैं, आप जाके सर्च करते हैं कि जो आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो फिर जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वो आपके लाइक माइंडेड लोग जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम्स हैं सोशल इंटरेक्शन की वजह से या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो ये इसलिए भी कहा जाता है कि और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, कहा जाता है कि दुनिया में जब आपने किसी कौम को ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले आप उसके कल्चर को ख़त्म करते हैं। दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन सिर्फ इसी वजह से ख़त्म हो गई, उनका कल्चर जो है ब्लर होते 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 एक टाइम पे आके वो ख़त्म हो गया। तो किसी कौम को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उसको उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, जो उसका कल्चर होता है, उसको ख़त्म किया जाता है। तो इसलिए भी जो है कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कल्चर का इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की कि पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है। जब एक स्टेट दुनिया में मौजूद दूसरी स्टेट्स के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाती है, अपने पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स को बढ़ाती है दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए या कॉपरेशन के लिए, तो उसे आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स कहते हैं, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो किस तरह से होती हैं? वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू होती है, वो डिप्लोमेसी के थ्रू होती है। आप इंगेज करते हैं दूसरी स्टेट्स को पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। तो ये इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कह देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका ये होता है कि जब आप दूसरी स्टेट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आप एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो पैदा होता है स्टेट्स के दरमियान में सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। फिर आप बहुत सी चीज़ों जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में, वो कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू उसको कम कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत से कोऑपरेशन इसके अलावा बहुत सी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से वजूद में आई। डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूएन हो गया, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी, लेकिन वो लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से और कुछ दूसरी वजूहत की बिना पे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं जब पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स बढ़ती हैं और ये जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होती है। अब अगर इसकी आप बात करें कि इसका नुकसान क्या होता है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में जो वहाँ की पॉलिटिक्स होती है और जो वहाँ की मार्केट होती है वो बहुत हद तक आपस में जुड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं किसी स्टेट्स की, वो एक ख़ास किस्म की बिजनेस कम्युनिटी के एजेंडे को प्रमोट करती हैं। उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको देखा जाता है। तो ये एक कहा जाता है कि एक खामी है पॉलिटिकल सिस्टम की। एक तो ये वजह उसमें कही जा सकती है। फिर इंटरनेशनल भी अगर आप देखें तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है वो इस हद तक इंटरडिपेंडेंस उनमें है, एक इस हद तक आपस में जुड़े हुए हैं कि जब कई दफ़ा एक पॉलिटिकल इवेंट होता है तो उसका असर इकोनॉमी पे होता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है और उसका असर पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे होता है। तो आप ये कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर 2007 में एक डिप्रेशन आया था, जो बरतानिया से स्टार्ट होता है, वहाँ की हाउसिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट होता है और उसका इम्पैक्ट जाता है आपकी अरब कंट्रीज़ पे, क्योंकि जब हालात ख़राब हुए ब्रिटेन के तो उन्होंने अपने पैसे जो हैं वो, जब हालात ख़राब हुए ब्रिटेन के तो वो पेमेंट्स नहीं कर सके अरब कंट्रीज़ को, जहाँ से वो इंपोर्ट करते थे एनर्जी से रेलिवेंट जो उनकी चीज़ें थी, जो गैस जो ऑयल था वहाँ से इंपोर्ट करते थे। उस वजह से उनकी इकोनॉमीज़ भी डिस्टर्ब हुई, जो अरब कंट्रीज़ थी वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। प्रोटेस्ट शुरू होते होते वहाँ पे फिर इस हद तक प्रोटेस्ट बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट्स जो है वहाँ पे टॉपल हो जाती हैं, जिसे आप अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। उसके पीछे ये भी रीज़न है कि मुख्तलिफ एक जगह से स्टार्ट होती है ट्यूनिस से, फिर बढ़ते बढ़ते वो पूरी अरब रीजन को अपनी लपेट में ले लेती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट टॉपल होती की जाती हैं वहाँ पे और नई गवर्नमेंट्स वहाँ पे आती हैं। तो यानी कि एक जो इकोनॉमिक जो एक रीज़न था इकोनॉमी के हवाले से, उसका असर हुआ पॉलिटिक्स पे अरब कंट्रीज़ की। और फिर दूसरी साइड पे अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर के बाद जब इकोनॉमीज़ दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमीज़ स्टेट्स की इतनी अच्छी नहीं थी, तो अमेरिका ने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि वो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को कम करेगी और ज़्यादा फोकस रखेगी अपनी लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर
ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 में। और फिर उसके अलावा उसके बाद फिर देखते हैं कि बढ़ते बढ़ते जब इंटरनेशनल लेवल पे इंगेजमेंट्स अमेरिका को देखते हुए दूसरे ममालिक भी अपनी कम कर देते हैं अपनी इकोनॉमीज अपनी लोकल इकोनॉमीज को ग्रोथ देने के लिए, तो वो फिर अल्टीमेटली जो एक डिप्रेशन है वो पूरी दुनिया में फैलता है उस वजह से। यानी कि एक जो एक इकोनॉमिक डिसीजंस जो एक पॉलिटिकल डिसीजन था उसका असर हुआ आपकी इकोनॉमीज पे। तो ये कह सकते हैं इस हद तक जो आपस में आपकी पॉलिटिक्स और आपकी पॉलिटिक्स और आपकी जो इकोनॉमी वो आपस में जुड़ी हुई है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सब कैटेगराइज करते हैं इसको तो और इसके एस्पेक्ट्स देखते हैं तो एक टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन भी इसमें आ जाता है कि वो क्या है। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है कि टेक्नोलॉजीज जो दुनिया में बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। एक टेक्नोलॉजी किसी एक दुनिया में आती है तो वहाँ से फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। इसका अगर आप देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हैं टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन को, तो उसका एक ये फ़ायदा है कि पेपर आपकी जो है टाइम एंड स्पेस है वो कंप्रेस होती जा रही हैं। आप कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। एक ये आप उसमें कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन में। फिर इसके साथ साथ वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ रही है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब अगर आप डाटा को उठा के देखें सिर्फ पाकिस्तान में 2021-22 में देखें तो फ्रीलांसिंग के थ्रू दुनिया में पाकिस्तान में सॉरी 400 मिलियन जो डॉलर हैं वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू पाकिस्तान में आया उस वजह से। तो आप कह सकते हैं ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम इसके नुकसानात की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के क्या नुकसानात हो सकते हैं। एक नुकसान तो ये है कि ह्यूमन लेबर जो है उसको रिप्लेस एक तो नुकसान ये है कि ह्यूमन लेबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसकी जगह क्या है, रोबोटिक्स उसकी जगह आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये एक नुकसान है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी दुनिया में। एक तो ये उसका नुकसान। इसके अलावा अगर हम एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, एस्पेक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट के हवाले से, दुनिया में जिस तरह ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर उसका हो रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हवाले से जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत से अकॉर्ड्स बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर हुए हैं। पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसमें, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, इसके अलावा बेशुमार और एग्रीमेंट्स हुए हैं। अमेरिका का एम है कि 2050 तक जो गैस एमिशंस हैं उनको ज़ीरो पे लेके आएंगे। ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसको नेट ज़ीरो तक लेके आएँ। इसके अलावा बहुत सा वेपनाइजेशन की वजह से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। आपकी जो सीजनल रोटेशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, सर्दी जो है वो कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा और बहुत सारी चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं दुनिया में, जिसकी वजह से सैलाब आ रहे हैं और डिज़ास्टर जो और डिज़ास्टर्स आ रहे हैं दुनिया में। तो ये एक वजह हो सकती है। उसको निबड़ने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को लेकर बहुत से एग्रीमेंट्स उसमें किए जा रहे हैं एनवायरनमेंट के हवाले से। ये एनवायरनमेंट ग्लोबल। इसके अलावा फिर क्रिमिनल ग्लोबलाइजेशन है। क्रिमिनल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि एक स्टेट से कोई बंदा दूसरे स्टेट में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेता है, ये क्रिमिनल ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है। और उसके अलावा फिर स्मगलिंग, फिर अंडरवर्ल्ड, फिर उसके अलावा कह सकते हैं एक्सट्राडिशन जो होती है। फिर एक और कैटेगरी को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन। मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे मिलिट्री जो कॉपरेशन है, जो मिल है कि पीस के लिए उसके अलाइंसेस बने, जिस तरह पहले वार्सा पैक्ट हुआ था, नेटो बनाया, फिर वेपनाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है, वो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है। तो ये आप कह सकते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर है, फिर हाइब्रिड वॉर है, ये सब मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन की डोमेन में फॉल करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। टाइप्स हमने डिस्कस की आज ग्लोबलाइजेशन की। उसमें हमने पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन को देखा, हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को देखा, उसमें हमने कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को देखा, फिर उसकी सब कैटेगरीज या आप कह लेंगे जो उसके उससे रेलिवेंट दूसरी टाइप्स थी, मिलिट्री ग्लोबलाइजेशन, क्रिमिनल ग्लोबलाइजेशन हमने देखी उसमें। चीज़ें अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो ग्लोबलाइजेशन के हवाले से कुछ और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।
लेकिन जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू सो मच।